हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 6 पल्सेस बनती हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, तभी आप इस टॉपिक को मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आज के टॉपिक में मैं इस सेशन को, इस लेक्चर को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले लेक्चर के पार्ट में हम लोग वेवफॉर्म्स की स्टडी करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोग वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज क्या होगा वो देखेंगे। और तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि करंट के थ्रू कैसे करंट की वेवफॉर्म बनेगी और उससे क्या क्या एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, उससे क्या क्या आउटकम्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 पल्सेस जिसमें बनती थी हाफ वेव रेक्टिफायर, 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर, वो स्टडी किया था। और इस लेक्चर में हम लोग 6 पल्सेस वाला, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर, वो स्टडी करने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है 3 फेज़ रेक्टिफायर से, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होगा। एक और केस है सोर्स इंडक्टेंस वाला, तो वो उसको मैं 3 फेज़ नहीं मानता एक्चुअली, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस एक फार्मूला ही यूज़ होता है। बाकी उसमें अगर एज अ होल देखा जाए तो वो सोर्स इंडक्टेंस का क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर 3 फेज़ रेक्टिफायर से क्वेश्चन फ्रेम होगा तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो 6 पल्स कन्वर्टर से ही होगा। तो इसमें देखते हैं 6 थायरिस्टर्स लगाए हैं हम लोगों ने और 6 फुली कंट्रोल, मतलब इसमें कोई डायोड नहीं है, इसमें कोई भी डायोड नहीं है। 6 के 6 SCR हैं। तो SCR हैं, तो एक बात बताइए कि एक टाइम पे कॉमन एनोड कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा हुआ है पहले। तो ये तीनों डायोड जो हैं, तीनों SCR जो हैं, वो कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में हैं, और ये तीनों SCR जो है वो कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में है। ये जो मैंने प्लॉट किया है, ये सोर्स वोल्टेज है फेज़ का, सोर्स वोल्टेज है फेज़ का। तो देखते हैं क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी आगे क्या रहेगी, कैसे वेवफॉर्म्स बनेंगी। ठीक है, तो 30 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक अगर ये सारे डायोड्स होते, डायोड्स मतलब अनकंट्रोल्ड डिवाइस होती, अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर होता, तो अल्फ़ा, अगर इसको थायरिस्टर से रिप्लेस करना चाहें तो अल्फ़ा अगर 0 पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अनकंट्रोल्ड बन जाएगा, डायोड बन जाएगा। तो पहला केस लेते हैं अल्फ़ा 0 का, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ ऊपर, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आउटपुट वोल्टेज हम लोग बना रहे हैं कहाँ का, लोड का। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होने वाला है वो हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं। तो ए फेज़ ये वाला है, यहाँ पे हम लोग ए फेज़ दिए हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और इस तरीके से फेज़ वोल्टेज बना हुआ है। तो 30 डिग्री से लेके और 150 डिग्री तक सबसे हाईयर पोटेंशियल किसका है, ए का है। मतलब इन तीनों डायोड्स में ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा। अगर अल्फ़ा 0 मानते हैं, डायोड मान लेते हैं उसको। और सबसे कम किसका है, वो इनमें से कंडक्ट करेगा। तो 30 से लेके 90 तक सबसे कम है बी, और 90 से लेके 150 तक सबसे कम है सी। ठीक है, तो इस केस में 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कौन कंडक्ट करने जा रहा है, ए और बी, मतलब ये वाला और ये वाला। 90 से 150 तक कौन कंडक्ट करेगा, T1 और T2, ए और सी। तो देखते हैं, तो वेवफॉर्म जो बनेगी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये जो सोर्स आएगा लोड के अक्रॉस, ऐसे कंडक्शन होगा इस तरीके से, फिर सी के बाद ए, फिर ए के बाद T1, T1 के बाद लोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोड वोल्टेज आने वाला है वो लाइन वोल्टेज आएगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, लास्ट केस में केवल एक फेज़ का ही वोल्टेज अपीयर हो रहा था लोड के अक्रॉस। इस केस में लेकिन ऐसा नहीं है, बी का वोल्टेज और ए का वोल्टेज दोनों अपीयर होने वाला है। मतलब 30 से लेके 90 तक एक पल्स बनेगी, और यहाँ पे कनेक्ट कौन करेगा, ए और बी, ए और बी। इसको और बोल सकते हैं हम लोग कि T1 और
T6 कंडक्ट करेंगे यहाँ पे, T1 और T6। सेकेंड 90 से लेके 150 कौन कंडक्ट करेगा? A और C, A C। यहाँ पे T1 और T2 कंडक्ट करेगा। उसके बाद 150 से लेके 270 तक सबसे हाईयर B है, तो एक तो ये वाला कंडक्ट करेगा ही, ये तो कंफर्म है, लेकिन उसके साथ पहले कंडक्ट करेगा C, उसके बाद कंडक्ट करेगा A। ठीक, तो ये हो गया B C B A। ये एंगल कितना होगा? 210। और ये कितना होगा? 270। ठीक है, यहाँ पे किसने कंडक्शन किया? T3 और फिर C वाला क्या है? T2, फिर B T3 और A मतलब T4। ठीक है, 4 पल्सेस बन गई। अब उसके बाद 270 के बाद सबसे ज़्यादा किसका है? C का मतलब T5 जो है कंडक्ट करेगा, T5 कंडक्ट करेगा। किसके साथ पहले कंडक्ट करेगा? वो T5 कंडक्ट करेगा और पहले वो कंडक्शन करेगा A के साथ में, उसके बाद B के साथ में, तो C A C B। ठीक, ऐसे यहाँ पे ये कंडक्ट करेगा 330 360 और यहाँ पे पूरी पल्स नहीं बनेगी, आधी पल्स यहाँ पे, आधी पल्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CB। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन किसने किया? T5 और T4, फिर यहाँ पे T5 और T6, यहाँ पे फिर T5 और T6। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ये अल्फ़ा 0 वाला केस था। अब इसी में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पल्स की ड्यूरेशन कितनी है? एक पल्स की ड्यूरेशन है 60 डिग्री। 60 डिग्री एक पल्स की ड्यूरेशन, मतलब एक पल्स कितनी देर तक कंडक्ट कर रहा है? 60 डिग्री तक। और ये जो वोल्टेज मैंने ड्रॉ की है, ये वोल्टेज कौन सी है? ये लाइन वोल्टेज है। ठीक, ये लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज का मतलब अगर आपको लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो तो फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज 30 डिग्री लैग करती है। ठीक, सॉरी, मतलब फेज वोल्टेज जो है वो लैग करता है लाइन वोल्टेज से। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो अगर इसको रेफरेंस माना जाए तो जो लाइन वोल्टेज स्टार्ट होगा वो माइनस से स्टार्ट होगा, मतलब वो लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है। लेकिन ऐसा मैं एक पर्टिकुलर केस के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नेगेटिव सीक्वेंस आ जाए तो वो लीड भी कर सकता है। तो ऐसा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जो फेज़ वोल्टेज है वो हमेशा लैग ही करता है, ऐसा नहीं है। ये प्योर पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए है, और वो मैंने एक अलग से पावर सिस्टम के लेक्चर में वो चीज़ मैंने कवर भी की हुई है। ठीक है, लेकिन इस केस में जहाँ पे कोई हार्मोनिक्स नहीं है, प्योर वेव बनी हुई है, तो ये फंडामेंटल है, इसमें कोई भी नेगेटिव सीक्वेंस नहीं है। नेगेटिव सीक्वेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज रहेगा वो यहाँ से ना स्टार्ट होके वो -30 से स्टार्ट होगा, उसका जो यहाँ पे 180 पे आ रहा है वो 150 पे आएगा। तो इसको अगर हम लोग इस वेव को कंप्लीट कर लें, AB वेव को कंप्लीट करें, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, -30 से लेके 150 तक ये हाफ वेव बनेगी, ऐसे ही आगे जाएगी। लेकिन उसका कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? AB लाइन वोल्टेज का 30 से लेके 90 डिग्री तक। अब अगर इसी में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा 60 डिग्री करते हैं, अल्फ़ा 60 डिग्री। ठीक है, तो एक पल्स को कितनी देर तक कंडक्ट करना है? कंडक्ट करना है 60 डिग्री तक। लेकिन ये 30 डिग्री पे हम इसको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिगर कब कर रहे हैं? सभी को हमने डिले कर दिया है 60 डिग्री से। तो ये 30 पे स्टार्ट होना था, लेकिन 90 पे स्टार्ट होगा, 90 पे स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 150 तक। 60 डिग्री तो कंडक्ट करेगा ही वो, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होगा
और ये कंडक्शन होगा। तो 90, 150, 210, 270, 330, 360 और ये 30। ठीक, तो ए बी कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगा? 90 से लेके 150 तक। तो इसका वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे बन जाएगा? ऐसे, यहाँ पे ए बी कंडक्ट किया, फिर यहाँ पे ए सी कंडक्ट किया, फिर यहाँ पे बी सी, और ऐसे हम लोग कर सकते हैं आगे भी। ठीक, ए बी, ए सी, बी सी, बी ए, फिर बी ए के बाद सी ए, सी ए और सी बी। ठीक, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो ये ठीक है। तो ये बन गया 60 डिग्री के लिए वेवफॉर्म। अब अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो अगर 60 डिग्री से ज़्यादा अल्फ़ा कर दें और रेजिस्टिव लोड हो तो क्या होगा? एक लैग आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है नेगेटिव में जाने लगेगी। अगर इंडक्टिव लोड है तो कोई भी लैग नहीं आएगा, नेगेटिव में आराम से वोल्टेज की वेवफॉर्म जा सकती है। इतना तो हम लोग सिंगल फेस में ही स्टडी कर चुके हैं। तो एक लास्ट केस इसका देख लेते हैं, अल्फ़ा 90 वाला। अल्फ़ा 90, ठीक है। अल्फ़ा 90 मतलब 30 डिग्री पे स्टार्ट होना था और मैंने उसको डिले कितना से कर दिया? 90 डिग्री से। तो अब वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 120 से, 120 से स्टार्ट होगा और 150 तक पॉजिटिव, 150 तक पॉजिटिव। एक पल्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना कितना कंडक्शन हुआ? यहाँ पे केवल 30 डिग्री कंडक्शन हुआ। तो अगर ये 150 है, अगर इंडक्टिव लोड हो तो ये कहाँ तक जाएगा? 180 तक, 180 तक जाएगा। और अगर इंडक्टिव लोड ना हुआ तो क्या होगा? ये एक लैग आ जाएगा। ठीक है, ये एक लैग आ जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होगा और ऐसे ही फिर 6 पल्सेस बन जाएंगी। तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये L की वजह से आ रहा है, ड्यू टू L इज प्रेजेंट। अगर L है लोड में तब तो ये नेगेटिव में जाएगा, अगर L नहीं है तो ये नेगेटिव में जाएगा नहीं और यहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। मतलब एक पल्स जो ड्यूरेशन उसका 60 डिग्री था, 60 डिग्री वो पूरा कंडक्ट तब करेगा जब ये L उसमें प्रेजेंट हो। अगर केवल R प्रेजेंट है तो 60 डिग्री कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही 6 पल्सेस बनेंगी, वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसकॉन्टिन्यूअस किस एंगल के बाद हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस किस एंगल के बाद हो सकता है। तो 60 डिग्री से अगर ज़्यादा अल्फा हम कर दें और लोड जो है वो रेजिस्टिव लोड है, प्योर रेजिस्टिव लोड, तो ये कन्फर्म है कि डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, डिसकॉन्टिन्यूटी आउटपुट के वोल्टेज में आएगी। हाँ, लेकिन अगर इंडक्टेंस प्रेजेंट है उस सर्किट में, लोड में, तो डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, नेगेटिव में वेवफॉर्म चली जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो अब इसका सेकंड फेज पे चलते हैं कि इसका वोल्टेज कैसे रहेगा, इसका वोल्टेज कैसे रहेगा। तो पहला केस लेते हैं, फॉर इंडक्टिव लोड एनी अल्फा। अगर इंडक्टिव लोड के लिए कोई भी अल्फा हो तो पूरा जो लाइन वोल्टेज है, एक लाइन वोल्टेज की पल्स जो है वो 60 डिग्री कंडक्ट करेगी। तो फॉर एनी अल्फा एंड फॉर
रेजिस्टिव लोड अल्फा लेस देन 60 डिग्री, अल्फा लेस देन 60 डिग्री। तो इसमें इसका आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू हमको निकालना है। तो V आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू, ये होता है 3V ml अपॉन पाई कॉस अल्फा। ठीक, 3V ml अपॉन पाई कॉस अल्फा, ये इसका एवरेज वोल्टेज होगा। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर आप लोग लास्ट केस से कंपेयर करें इसको, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बताया था 3 फेज का, उसमें 3V ml आया था और अपॉन 2 पाई आया था। बस यहाँ पे 2 अलग से आ गया था, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन एक जो डेरिवेशन हमने किया लास्ट केस में, हमने फेज से डेराइव किया था, क्योंकि जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा था वो फेज का वोल्टेज मिल रहा था, वो फेज का आया था। लेकिन इसमें जो हमने डेरिवेशन किया है इसका, वो लाइन से किया है, क्योंकि जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है वो लाइन वोल्टेज मिल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं वो लाइन के हैं, वो अलग बात है। फिर फॉर रेजिस्टिव लोड अल्फा ग्रेटर देन 60 डिग्री, तो इसके लिए जो V0 आएगा एवरेज, वो आएगा 3V ml अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस 60 प्लस अल्फा, 60 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब ये हो गया पूरा वोल्टेज का वेवफॉर्म। वोल्टेज का जो वैल्यूज़ आएंगी फॉर्मूले, वो ये रहेंगे। अब लास्ट फेज में चलते हैं, जब करंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, करंट कैसे बनेगी, करंट का वेवफॉर्म कैसे बनेगा और करंट का वैल्यू क्या होगा, एवरेज करंट का वैल्यू क्या होगा। जो हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने बताया था कि उससे इनपुट पावर फैक्टर निकालना मुश्किल है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में इनपुट पावर फैक्टर हम लोग निकालेंगे, और उसके लिए करंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सोर्स करंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर थायरिस्टर की करंट देखी जाए, थायरिस्टर की करंट क्या है, तो पहले तो अगर आर लोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट जो भी अपना वोल्टेज बन रहा है उसी के साथ फेज में करंट रहेगी, और फॉर्मूले में भी जस्ट नीचे आर आ जाएगा। तो आर लोड में तो कोई दिक्कत है नहीं, जो वोल्टेज की वेवफॉर्म बनी वैसे ही सेम वेवफॉर्म किसकी बनेगी, करंट की, और बस नीचे वोल्टेज के फॉर्मूले में नीचे हम लोग आर से डिवाइड कर देंगे। अगर एल लोड है तो हम लोग क्या करेंगे, करंट मान लेंगे कांस्टेंट I0। ठीक, करंट मान लेंगे कांस्टेंट I0, डिराइव वैसे ही होगा वोल्टेज अपॉन आर अगर RL लोड है, और V माइनस ई अपॉन आर अगर RL ई लोड है, बस कांस्टेंट हो जाएगी करंट आउटपुट की। तो यहाँ पे अगर थायरिस्टर की करंट देखा जाए, ITH किसी भी थायरिस्टर की, लेकिन अभी हम थायरिस्टर 1 की करंट देख रहे हैं, क्योंकि एक थायरिस्टर की जो करंट होगी वही, बस फेज अलग अलग हो सकता है। अगर कोई यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला हो सकता है किसी और, लेकिन ड्यूरेशन तो वही रहेगी, ड्यूरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसने कहाँ पे स्टार्ट किया था, 30 पे, और एंड कहाँ हुआ था इसका करंट, यहाँ पे 30 से लेके 150 तक। कौन कनेक्ट किया था, T1 कनेक्ट किया था किसके साथ में, पहले T6 के साथ में, फिर T2 के साथ में, उसके बाद कभी भी उसने कंडक्ट नहीं किया। तो एक अल्फ़ा के लिए मान लेते हैं 30 प्लस अल्फ़ा से लेके 150 प्लस अल्फ़ा,
इसमें पूरा कंडक्शन हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं डिसकॉन्टिन्यूटी की, पूरा इसने 120 डिग्री कंडक्ट किया है। अब ये देखते हैं सोर्स करंट क्या रहेगी, आई सोर्स। अब मान लेते हैं ए फेज की करंट देखते हैं, तो आई ए फेज, आई एस फेज, फेज ही क्यों लाइन क्यों नहीं, ये करंट हम प्लॉट कर रहे हैं सोर्स की, तो हम बोल रहे हैं फेज करंट, क्योंकि ये जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, ये जो सप्लाई हमने दी है, इसमें सोर्स का वोल्टेज और सोर्स का फेज वोल्टेज और सोर्स की लाइन वोल्टेज दोनों अलग अलग हैं। ये आपने नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ से फेज स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही थी, मतलब ये हमने जो एज्यूम किया है, ये स्टार कनेक्शन एज्यूम किया है कि लाइन और फेज दोनों अलग अलग हैं। तो जो करंट आएगी वो लाइन और फेज दोनों सेम ही रहेगी, क्योंकि स्टार में फेज करंट और लाइन करंट दोनों सेम रहती हैं। तो पहले ए फेज ने कहाँ से कंडक्शन किया था, 30 से लेके 150 तक, लेकिन तब कंडक्शन T1 ने किया था। बाद में यहाँ से यहाँ तक 270 से लेके, देखिए 30 प्लस अल्फ़ा 150 प्लस अल्फ़ा, ये कंडक्शन किसने किया, T1 ने। T1 ने मतलब ए फेज में पॉजिटिव करंट गई, तो ये हो गया आई नॉट। उसके बाद 150 प्लस अल्फ़ा 210 प्लस अल्फ़ा और 330 प्लस अल्फ़ा। ये निगेटिव क्यों हुआ, निगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि 210 यहाँ से लेके ये निगेटिव में कौन कनेक्ट कर रहा है, निगेटिव में T4 कनेक्ट कर रहा है। जब ये निगेटिव वाला फेज कनेक्ट कर रहा है ए का, तो T4 कनेक्ट कर रहा है, तो फेज में जो करंट का डायरेक्शन है, जैसे पहले ये ऐसे कंडक्शन हुआ, ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन जब T4 कनेक्ट करेगा तो ए फेज में करंट अपोजिट हो जाएगी, ए फेज में करंट अपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट, हो जाएगा माइनस आई नॉट। ठीक है, तो अब कुछ देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। इसका एवरेज, इसका आरएमएस दोनों सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, आई नॉट के बराबर रहेगा। अगर इसका आरएमएस या इसका एवरेज पूछा जाए तो आई थायरिस्टर का एवरेज, आई थायरिस्टर का एवरेज कितना होगा, कितना देर तक कंडक्शन हुआ, 120 डिग्री, कितना पूरा टाइम पीरियड है, 360, तो आई नॉट 120 अपॉन 360, जस्ट इसको डिवाइड कर दीजिए तो आई नॉट बाई 3 आ जाएगा। आई थायरिस्टर आरएमएस, आरएमएस कितना होगा, आई नॉट 120 बाई 360 का रूट। ठीक, ये थायरिस्टर का आरएमएस करंट हो गया। सोर्स का आरएमएस करंट कितना होगा, आई सोर्स आरएमएस, ये होगा आई नॉट। अब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जब इसका आरएमएस करेंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक, ये कितना चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव में जाएगा तो हम चाहे पूरे में स्टडी करें चाहे इसमें स्टडी करें, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे कितना कंडक्शन हो रहा है, 120 हो रहा है, और टोटल टाइम पीरियड कितना है, 180, तो इसका 120 अपॉन 180 का रूट। ठीक, ये आ जाएगा आई नॉट रूट 2/3। ठीक, और आई सोर्स एवरेज हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा एरिया इसका, जितना ये पॉजिटिव एरिया है उतना ही ये नेगेटिव एरिया है, इसलिए सोर्स का एवरेज हो जाएगा 0। ठीक, तो इसका एवरेज 0, इसका आरएमएस रूट
2/3, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको याद है कि ये कैसे प्लॉट हुआ, मेन ये कांस्टेंट रहेगा, फिर ये प्लॉट करना, इसका 120 डिग्री कंडक्शन होगा, तो इसको जस्ट हमको सम अप कर देना है कि ये T1 वाला भी कंडक्ट करेगा और T4 वाला कंडक्ट मिल के पूरा सोर्स का करंट बन जाएगा। तो सोर्स का एवरेज आरएमएस हो गया, थाइस्टर का एवरेज आरएमएस हो गया। अब लास्ट जो बचता है वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होगा, क्योंकि अब जो सोर्स की करंट आई है वो पीरियोडिक भी है, इसमें एवरेज कंपोनेंट भी ज़ीरो है और हाफ वेव सिमेट्रिक भी है, मतलब इसका एवरेज, इसका फोरियर सीरीज़ निकाल पाना अब पहले से बहुत इजी है। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग इसका फोरियर सीरीज़ निकाल सकते हैं, इससे कि इनपुट पावर फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस अब प्लॉट करते हैं सोर्स के करंट को। $30 प्लस अल्फ़ा 150 प्लस अल्फ़ा, ये पाई, फिर 210 प्लस अल्फ़ा 330 प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे 2 पाई, ये I0, ये माइनस I0। तो पहली चीज़ फोरियर सीरीज़ निकालनी है इसकी। तो फंडामेंटल कंपोनेंट कैसे बनेगा वो हमको देखना है। तो इसकी पल्स की ड्यूरेशन कितनी है, 120 डिग्री, कितना मिसिंग है, 60 डिग्री, तो 30 डिग्री इस साइड और 30 डिग्री इस साइड। ये हुआ, फिर इस तरीके से ये हाफ वेव कंप्लीट हो गई। तो इंस्टेंटेनियस सोर्स करंट क्या होगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 3 5 इन्फिनाइट 4 I0 n पाई, मिसिंग कितना है, cos n एक तरफ से पाई बाई 6, cos n पाई बाई 6, फिर यहाँ पे साइन n ओमेगा t माइनस n, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अल्फ़ा से, तो n अल्फ़ा, ठीक, n अल्फ़ा। अब इसका अगर हमको फंडामेंटल का आरएमएस निकालना हो, IS1 आरएमएस, तो क्या होगा, 4 I0 पाई √2 cos पाई बाई 6, तो ये बन जाएगा 2√2, फिर I0 cos पाई बाई 6 कितना होता है, √3/2, √3/2 और ये पाई, तो ये कैंसिल, तो √6 I0 बाई पाई, ये आ जाएगा इसका आरएमएस। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग केसेस में ये चेंज होता रहता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि फोरियर सीरीज़ हम लोग कैसे बनाना है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर सोर्स का आरएमएस कितना था, ये तो फंडामेंटल, सोर्स में जो फंडामेंटल है उसका आरएमएस आ गया, पूरे सोर्स का आरएमएस कितना था, I0 2/√3। अब इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, CDF इंटू DF। तो CDF क्या होगा, CDF होगा IS1 RMS, IS RMS, ये हो गया CDF, ठीक, और DF होगा cos अल्फ़ा, ये होगा DF। ये सब मैंने पहले लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसका जो आता है पूरा सॉल्व करने के बाद वो होता है 0.95 cos अल्फ़ा, इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.95 cos अल्फ़ा। इसमें एक चीज़ शायद मैंने मिस कर दी थी कि जो वो अल्फ़ा अगर 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है आर लोड के केस में, तो उसका एवरेज वोल्टेज ये आएगा, एवरेज वोल्टेज विल बी 3 VML अपॉन
पाई 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ठीक, तो आप लोग इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर शायद मैंने मिस कर दिया था। ठीक है, तो इतना ही था और इतने में हम लोगों ने लगभग हर टाइप के चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली। 3 फेज़ रेक्टिफायर्स में 3 फेज़ रेक्टिफायर्स में अगर कोई और इसके अलावा चीज़ रह गई है तो वो सोर्स इंडक्टेंस रह गई, जिसमें 3 फेज़ रेक्टिफायर्स का यूज़ हो सकता है। बट एज अ होल इतना ही था। उसमें अगर सोर्स इंडक्टेंस वाले केस में अगर कुछ रह भी जाएगा तो वो सिर्फ फार्मूले ही हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि आप लोग जो वेवफॉर्म्स हैं, वेवफॉर्म्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 60 डिग्री के बाद कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस होता है आर लोड के केस में, वो आपको याद रखना है। और एवरेज का जो फार्मूला है वोल्टेज का और करंट का, तो करंट के केस में थायरिस्टर की करंट कैसी होगी, उसका एवरेज आरएमएस, फिर सोर्स करंट आरएमएस कितना होगा, और उस हिसाब से हम लोगों ने इनपुट पावर फैक्टर कैसे निकाला, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस 3 फेज़ रेक्टिफायर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक जो बचता है सोर्स इंडक्टेंस, 1 या 2 लेक्चर उसमें लगेगा, बाकी इसके बाद फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर्स ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या देखना है, और उसके बाद आप लोग कल के बाद जब मैं इसके प्रॉब्लम्स करा दूंगा तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन 3 फेज़ से रिलेटेड आप लोगों को मिले, देखें आप लोग उसको सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।